डिजिटल जीके क्लासेस। तो ये है मैथ्स की पैडागॉजी, जो कि 6 जनवरी को आपका पेपर हुआ था, उसी का है। 15 क्वेश्चंस हैं पैडागॉजी के, 15 आते हैं और 15 आपके बेसिक न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो आपको हर दिन मैथ्स की प्रैक्टिस करनी ही है, जो कि मैथ के पैडागॉजी सारा जो है मैं करा दूंगी आपको। और दिसंबर के फर्स्ट वीक से ही आपका जो है मैराथन स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें एक क्लास में कम से कम आपको 70 से 80 इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको रखूंगी। और उसमें क्या करेंगे, हम रिवीजन करेंगे, रैपिड रिवीजन, जिसमें आपको जो है आंसर तुरंत जो है उसका बताना होगा। क्योंकि अभी तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया है तो वो अब कंप्लीट रिवीजन करना काफ़ी ज़रूरी है। एग्जाम से पहले हर एक सब्जेक्ट का एक एक दिन हम रखेंगे, ठीक है। और साथ में ये कुछ क्लासेस भी कराती रहूँगी। तो जो लोग नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ से आपको हर एक छोटी से बड़ी इन्फॉर्मेशन हो, एग्ज़ाम कैसे तैयार करना है, सीटेट के एग्ज़ाम से पहले क्या क्या चीज़ें भी आपको करनी है, वो सब कुछ मैं यहाँ से बताती रहूँगी। तो चलिए ये देखते हैं, और आप अपना लास्ट में मुझे स्कोर ज़रूर बताना कितना आया है। तो बाइलिंगुअल रखेंगे, बस एक ऐसा नहीं है कि हिंदी को ही देख के पढ़ाऊँ या फिर इंग्लिश को ही, दोनों चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। तो चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ऐसे एजर्शन एंड रीज़न वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं, कथन और जो है कारण है। तो जो हिंदी टफ होगी उसकी इंग्लिश में भी मैं आपको साथ में बता दूंगी। गणित जो पाठ्यचर्या है उसको सुसंगत होना चाहिए। मतलब जो मैथ के जो करिकुलम है ना, वो क्या होने चाहिए, कोहेरेंट होने चाहिए। ये देखिए, कोहेरेंट का मतलब यहाँ पर एन होगा, उसको हिंदी में बोलते हैं सुसंगत। मतलब क्या होते हैं, ये स्टिक होते हैं टुगेदर, मतलब एक साथ जो होते हैं स्टिक होते हैं, ऑर्डर में होते हैं। तो यस, ये अगर आपने मैथ्स के कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो वो कोहेरेंट ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको जो है अगर स्टार्टिंग से मैथ्स सिखाना है तो हम एडिशन नहीं, पहले या मैं क्या करूँ, आपको फ्रैक्शन सिखा दूँ, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैथ्स के जो भी करिकुलम है वो कोहेरेंट होते हैं, सुसंगत होते हैं, स्टिकिंग टुगेदर होते हैं। और हमको एक ऑर्डर में ही मैथ्स को सिखाना है। पहले बच्चों को प्लस सिखाइए, फिर माइनस, फिर मल्टीप्लिकेशन। डायरेक्ट आपको जो है बच्चों को डिवीज़न एकदम से अगर आपने बच्चे को सिखा दिया प्लस के पहले ही, तो बच्चा नहीं सीख पाता है। तो ये बात एकदम सही लिखी है। दूसरा देखिए, कारण क्या है कि विद्यार्थी देख सकते हैं कि कैसे एक गणितीय विचार मत दूसरे के साथ जुड़ता है। अभी मैंने आपको बताया ना, कोहेरेंट का मतलब स्टिकिंग टुगेदर, एक साथ क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। इसका ये रीजन दे रहा है, और इस प्रकार वे नई समझ एवं कौशल को विकसित करने में सक्षम होते हैं। मान लीजिए अगर आपने बच्चे को प्लस सिखा दिया है तो उसको नई समझ विकसित करना है डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन पे, तो वो आराम से कर सकता है। तो यही चीज़ है। तो दोनों की दोनों बातें क्या है, कथन भी सही है और रीजन भी सही है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। अगला क्वेश्चन है 47। ये एक बार आप देख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है कि आपको क्या बताना है, इंपॉर्टेंट फीचर बताना है कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब ही क्या होता है, जहां पर आप क्या करो, ज्ञान का ऐसा मीनिंगफुल निर्माण कर रहे हो कि बच्चा कुछ ना कुछ क्रिएट करे, खुद से करके सीखे, रोट लर्निंग ना हो। समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं हिंदी पे। निम्न में से कौन सा रचनात्मक कक्षा एक का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। कौन सी ऐसी क्लास होगी जिसको देख के आप बता सकते हो कि वो क्या है, कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम है, जिसमें बच्चा जो है कुछ सीख रहा है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला लिखा है कि छात्र हल किए उदाहरणों के आधार पर पाठ्य पुस्तक में दिए हुए प्रश्नों को हल कर रहे हैं। मतलब जो हल किया हुआ जो एग्जाम्पल्स वगैरह नहीं होता है बुक्स में, उसके आधार पर बच्चा क्या कर रहा है, क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा है। कई बार आपने भी देखा होगा प्रैक्टिस, वो पीछे क्वेश्चंस दिए होते हैं, हम उसको देख के सॉल्व करते हैं। दूसरा, शिक्षक छात्रों को एक गतिविधि क्रियाकलाप करने का निर्देश दे रहे हैं। ये जो निर्देश वर्ड है ना, यही गलत है कि आपको निर्देश आप दो और छात्र जो हैं शिक्षक द्वारा समझाई गई कार्यविधि को दोहरा रहे हैं। मतलब मैं आपको बोल दूं कि ये सारी चीज़ें जो हैं आपको पढ़नी है, समझनी है, और आप क्या करो, उसको एज इट इज़ जैसा मैंने बताया वैसा ही आप उसको एकदम रिपीट कर रहे हो, दोहरा रहे हो, याद कर रहे हो। ये एकदम गलत होता है। हमेशा क्या करना है कि बच्चा खुद की लैंग्वेज में सीखे। तीसरा देखिए, छात्रों को उन्हें दी गई विभिन्न वस्तुओं को उनके गुणों जैसे रंग, आकार, आकृति, भार आदि के अनुसार छांटने के लिए कहा गया है। क्या ये जो है कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम है, रचनात्मक कक्षा, जहाँ पर जो है आपने क्या किया, बच्चों को विभिन्न वस्तुएं जो है वो दे दी, बहुत डिफरेंट जो है थिंग्स दिया है, और उनको गुण मतलब उनकी क्वालिटी क्या क्या है। आप खुद देखो कि बहुत सारी जो है आपने सामान दे दिया बच्चों को, और आप बोलो कि उनके जो क्वालिटी बताओ। ठीक है, क्वालिटी में क्या हो सकता है, जैसे इसका रंग बता दो, शेप बता दो। आप क्या करोगे इसके हिसाब से, ये ट्रायंगल है तो उससे क्या करेगा बच्चा, इसको बताएगा कि ये त्रिभुज है,
क्योंकि उसको क्या बताना है, आकार, आकृति, भार आदि के अनुसार छांटने के लिए कहा गया है। तो ये कंस्ट्रक्टिविस्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है बच्चा खुद की थिंकिंग लगाएगा, वो खुद सोचेगा कि ये गोल जो है ये क्या है, एक सर्कल है, इसका शेप कैसा है, इसका साइज क्या है, इसका वेट क्या है, वो खुद से अपना क्या करेगा, निर्माण करेगा अपने ज्ञान का, अपनी समझ के आधार पर। एंड दैट इज राइट, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। इसके बाद हम नीचे भी नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, कॉपी में देखकर उतारना, जो कि हमेशा गलत होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। अगला क्वेश्चन 48। अब ये है हमारा 48। तो इसमें देखते हैं, आपको बताना है कि प्राथमिक कक्षा की पाठ्य पुस्तक के महत्वपूर्ण लक्षण क्या है। आप अगर केवीएस का एग्जाम आने वाला है, आप उसमें क्वालिफाई कर जाते हैं, आप एक पीआरटी मतलब प्राइमरी लेवल के टीचर बन जाते हैं, देन आप क्या करोगे, एक जो प्राथमिक कक्षा का जो पाठ्य पुस्तक होता है, जो आप टेक्स्ट बुक देखोगे, वो किस टाइप के होने चाहिए। तो आप खुद को रख के सोचिए। पहला देखिए कि संकल्पनाओं को बच्चों के दैनिक जीवन के अनुभव से जोड़ा जाना चाहिए। यस ऑफ कोर्स, जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ाओगे, कोशिश आपकी यही होगी कि आप बच्चों को क्या करो, उसके दैनिक जीवन से जोड़ दो, तो बच्चा सीख जाएगा। ये तो एकदम सही है। तीसरा देखिए कि संकल्पनाओं को केवल गणितीय भाषा, ये जो केवल वर्ड आता है ना, वो वहीं पर आपको थोड़ा सा 1 सेकंड रुक जाना है, क्योंकि केवल हमेशा क्या होता है, नेगेटिव वर्ड में होता है, और लिखा है कि केवल क्या करो, गणितीय भाषा करा दो और चिन्हों के प्रयोग द्वारा समझा दो, एकदम गलत। सी देखिए, औपचारिक कलन विधि के उपयोग द्वारा प्रश्नों को हल करने पर बल होना चाहिए, ये भी गलत है, अभी मैं इसको बता रही हूँ। डी देखिए, जब भी संभव हो संकल्पनाओं को मूर्त उदाहरणों के साथ प्रस्तुत करना चाहिए। एंड दिस इज राइट। क्यों? क्योंकि आप खुद सोचो कि एक 1 to 5 का बच्चा है, अगर आप उसको मूर्त एग्जाम्पल जो उसके खुद के सामने हो, जैसे कि एप्पल वगैरह आप दिखा के समझा सकते हो, त्रिभुज वगैरह दिखाना, तो आप उसकी आकृति बना के इसको अच्छे से समझा सकते हो। क्यों? कॉन्क्रीट चीज़ें अगर बच्चा अपने आंखों के सामने देखेगा तो उसको वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और हमारी यही कोशिश होनी चाहिए, प्राइमरी लेवल के क्लास में टेक्स्ट बुक भी ऐसा ही होना चाहिए उनके बुक्स में। तो ऑप्शन नंबर ए एंड डी जो है हमारा राइट है। यहाँ पर देखिए ए एंड डी। अब जैसा कि ये सी वाला था, उसको मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ। देखिए ये लिखा था सी वाला कि फोकस शुड बी ऑन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स यूजिंग फॉर्मल एल्गोरिदम्स। जो फॉर्मल एल्गोरिदम्स दिए होते हैं, आप क्या करो, उस पर ही बस फोकस होना चाहिए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जो कि गलत है, औपचारिक वाला ऑप्शन। समझ गए होंगे आप कि क्यों इसमें ए एंड डी है, मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया है। अगला क्वेश्चन है 49। अब ये देखिए 49 का क्या क्वेश्चन है। 49 में पूछा है कि कौन सा प्राथमिक विद्यालय की पाठ्यचर्या, मतलब पाठ्यचर्या का मतलब ये हमेशा याद रखो, जो जिन्हें इंग्लिश में थोड़ी बहुत भी दिक्कत होती है, करिकुलम। पाठ्यचर्या का मतलब करिकुलम, जो पाठ्यक्रम होता है ना, बच्चों को किस हिसाब से पढ़ाना है। ठीक है, तो ये हो गया। जो करिकुलम होगा ना प्राथमिक विद्यालय का, उसमें हिस्सा कौन सा नहीं है इन चारों में से, मतलब आपको नेगेटिव वर्ड आपको बता देना है। टेसिलेशन, मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जब मैं आपको मैथ के बता रही थी, तो मैंने आपको बोला था कि टेसिलेशन तो सिखाना चाहिए। टाइल्स वगैरह से बच्चा शेप एंड जो शेप्स वगैरह होते हैं वो आराम से सीख जाता है। भिन्न क्या है इसमें होगा, यस। नियमित जो है दिव्य आकृतियां, हमसे नहीं वाला पूछा है ना। ये देखिए रैखिक समीकरण। अब इन दोनों में आप लोगों को दिक्कत होगी, क्योंकि मैंने भिन्न भी आपको बताया था कि मैथ्स के 1 to 5 में आपको पढ़ना होता है, क्योंकि आपको बच्चों को पढ़ाना है बेसिक से, टेसिलेशंस भी होंगे। बट इसमें से क्या होगा, रैखिक समीकरण जो है ये नहीं होता है। बच्चा जो है प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यचर्या का इसका भाग, जो इसके बुक्स वगैरह होंगे वो इसमें पार्ट नहीं है। और आपको एज अ टीचर ये पता होना चाहिए कि बच्चों के टेक्स्ट बुक में क्या क्या चीज़ें हैं। अब ये क्या होता है, नियमित द्विमीय आकृतियाँ। ये देखिए जो आप रेगुलर 2D शेप्स वगैरह होते हैं, जिसमें आप मैथ्स के रेक्टेंगुलर हो गए, जो आयत वर्ग हो गया, वो आराम से ये आप देखा होगा अपने बच्चों की छोटे बच्चों की बुक्स, उसमें शेप्स वाला जो चैप्टर है उसमें बना हुआ है ये सब। तो इससे क्या होता है, बच्चों को शेप्स के बारे में पता चल जाता है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, डेवलप हो जाती है। बट ये लीनियर इक्वेशंस ये 6 to 8 में हम पढ़ाते हैं, और हमसे क्या पूछा है, प्राइमरी क्लास। ये देखिए, इसलिए तीसरा जो है वो गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए 50। फिर से नहीं वाले क्वेश्चंस को ध्यान रखना एकदम। आप क्या बोल रहा है कि गणित की प्रकृति, मैथमेटिक्स का नेचर कैसा होता है, ये आपके में इतना इंपॉर्टेंट है कि आप मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है, बहुत क्वेश्चन आता है। मैथमेटिक्स का नेचर क्या होता है, उसके बारे में गलत वाली चीज़ आपको बतानी है। तो चलिए देखते हैं हमारा ये 50 नंबर का क्वेश्चन, और स्कोर आप जरूर बताना मुझे।
गलत वाला ध्यान रखना। गणितीय संकल्पनाएं जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो पदानुक्रम के अनुसार होना चाहिए। यस, मतलब अगर आप एडिशन का चैप्टर पहले रखो, ये नहीं कि पहले ही आपने फ्रैक्शंस का चैप्टर रख दिया और लास्ट में आप एडिशन सिखा रहे हो, तो बच्चा सीख ही नहीं पाएगा, बहुत टफ चीजें आ जाएंगी। हमको क्या करना है, सरल से जटिल की ओर जाना है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तो आप समझ गए होंगे। गणित आगमनिक विवेचन पर आधारित है, ये बोल रहा है कि ये सही नहीं है, गलत वाला आपको बताना है। गणित संकल्पनाएं प्रकृति में अमूर्त हैं। अमूर्त का मतलब जो उनके कॉन्सेप्ट है क्या है, वो गणित में अमूर्त हैं। एंड 4 देखिए, गणित का अपना चिन्हों, शब्दों और भाषा का समुच्चय है। ठीक है, एक बार आप इंग्लिश में भी देख लीजिए 50 नंबर। नॉट ट्रू अबाउट नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। पहला है कि मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आर अरेंज्ड इन हायरार्किकल मैनर, ये मैंने आपको समझा दिया, ये एकदम है। मैथमेटिक्स इज बेस्ड ऑन इंडक्टिव रीजनिंग। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आर एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर। यस, जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, आपको ये नहीं पूछ रहा है कि आपको 1 to 5 में क्या पढ़ा रहा है, ये मैथमेटिक्स का नेचर पूछ रहा है, वो एब्स्ट्रैक्ट होता है। आपको जरूरी नहीं है कि आप सारी चीज़ें बच्चों के सामने ही एकदम बता सकते हैं, बहुत सी चीज़ें उसमें एब्स्ट्रैक्ट भी होती हैं कॉन्सेप्ट मैथ्स का। एंड 4 देखिए, मैथमेटिक्स हैज इट्स ओन सेट ऑफ सिंबल्स, वर्ड्स एंड लैंग्वेज। यस, आपने देखा होगा कि हम एक्स वाई का एग्जाम्पल लेते हैं, ए बी का एग्जाम्पल लेते हैं, तो ये क्या है, मैथमेटिक्स का खुद का क्या, एक सिंबल है, एक वर्ड है, एक लैंग्वेज है। बट क्या चीज़ें गलत हैं, वो है ऑप्शन नंबर 2 कि मैथमेटिक्स जो है केवल बेस्ड होती है इंडक्टिव रीजनिंग पे, इस वजह से गलत है। क्योंकि ये क्या है, अबाउट द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का ये नेचर नहीं है। हमसे बेसिकली क्या पूछा था, नेचर पूछा था। तो आप समझ गए होंगे ये क्यों है। तो 50 का ऑप्शन नंबर 2 कि गणित को इसने क्या बोल दिया कि ये आगमनिक विवेचन पर आधारित है, गलत है। बहुत से लोग सोचेंगे कि आगमनिक तो होना ही चाहिए, क्यों, क्योंकि इसका उदाहरण से होता है। देखिए ये परिभाषा है इसकी कि आगमनिक का मतलब होता है उदाहरण, बट मैथमेटिक्स का नेचर में ये चीज़ नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 51। अब ये देखिए हमारा 51 नंबर का क्वेश्चन है कि जब 6050 को अंकों में लिखने के लिए कहा गया, मान लीजिए एक बच्चे को कहा कि तुम क्या लिखो 6050, कैसे लिखा होगा वो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है, इतना आप समझ गए। 6050 को अंकों में लिखना है, ऐसे अंक में लिखना है। तो एक छात्र ने इसका उत्तर क्या लिख दिया, 650 लिख दिया। टीचर ने बोला तुम 6050 लिखो, बच्चे ने 650 लिख दिया। तो ये कौन से इसमें से ऑप्शन में बताना है कि ये संदर्भ में अति उपयुक्त कथन है। सबसे बेस्ट क्या है कि बच्चा आखिर में क्या गलती कर रहा है। आप खुद सोचिए कि अगर बच्चा जो है 6050 को 650 लिख रहा है, इसका मतलब बच्चे की जो प्लेस वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है, जिसे क्या बोलते हैं, स्थानीय मान, वो बच्चे का सही नहीं है। बच्चे की अंडरस्टैंडिंग जो है प्लेस वैल्यू को विकसित नहीं हुई है, इसी वजह से बच्चा गलत कर रहा है। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा प्लेस वैल्यू ही होते हैं। तो आप समझ गए होंगे। तो ये क्या है 51। तो चलिए देखते हैं क्यों बच्चा ऐसा लिखा है। छात्रों को 10 समान प्रकार के प्रश्न हल करने के लिए दे दो, मतलब बच्चा गलत लिखा तो एक बार बोल दो कि 10 बार इसको लिख डालो। क्या ये चीज़ सही है, गलत है। देखिए बेस 10 मतलब ये 10 बेस है, एवं स्थानीय मान की संकल्पना को मूर्त सामग्रियों के उपयोग द्वारा सुदृढ़ करना चाहिए। ऑफ कोर्स मैंने यही बताया था कि जब भी ऐसा गलती होता है तो उसका मतलब प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट्स को आप क्या करो, मूर्त सामग्री, कॉन्क्रीट मटेरियल के द्वारा उसको सही तरह से समझा दो। तो ये इसका राइट है। बाकी के नीचे के देखने की जरूरत नहीं है, बट देख लीजिए कि शिक्षक को सही उत्तर देना चाहिए और अगले प्रश्न में बढ़ जाओ। आप उसको राइट आंसर बताओ और आप नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ जाइए, अपना काम आसान कर दीजिए। गलत है, यह अनजाने में की गई गलती है, अर्थात शिक्षक को ऐसी गलतियों पर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये तो बिना मतलब का है, ये भी गलत हो गया। सही है, स्थानीय मान, उसकी कॉन्सेप्ट्स को आप क्या करो, कॉन्क्रीट मटीरियल के थ्रू समझा दो। अब चलो 52 का देखते हैं। अब ये है 52 में कितने लेंथी क्वेश्चंस है बट बहुत इजी हैं। कौन सा शिक्षार्थियों में समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्षमता में वृद्धि करेगा, उसको बढ़ाएगा, प्रमोट करेगा। देखिए समस्या समाधान को प्रॉब्लम सॉल्विंग्स मैं बीच में बोल देती हूँ तो इंग्लिश वालों को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज जो कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट होते हैं वो मैं आपको इंग्लिश में ही बताती हूँ। तो समस्या समाधान को आप बढ़ाने के लिए क्या करोगे, एज अ टीचर आप खुद सोचिएगा। ठीक है, पहला देखिए कि पाठ्य पुस्तक में हल किए हुए उदाहरणों पर आधारित प्रश्नों को हल करना। ये अभी देखा आपने, ये रिपीट हुआ है, ये जो ऑप्शंस में है तो ऐसे आएंगे ही शिफ्ट में, आपके ज़्यादा टफ नहीं आएगा। ये तो गलत हो गया ना कि आप उसको रिपीट एग्जाम्पल्स जो दिए हैं उसी के आधारित पर क्या करो, प्रश्नों को हल करो। दूसरा देखिए
चित्र, चिन्हों, रेखाचित्रों आदि द्वारा गणितीय परिस्थितियों, प्रश्नों को निरूपित करके प्रश्नों को हल करना। तीसरा देखिए मेंटल मैथ की कार्य पुस्तिका में दिए गए प्रश्नों को हल करना। एंड 4 देखिए औपचारिक कलन विधि के द्वारा। ये जो औपचारिक कलन विधि है ना, ये गलत होता है। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको समझाया था ना, इनफॉर्मल, ये चीज़ें गलत होती हैं कि आप इनफॉर्मल बेस पे क्या करो, बच्चों को प्रश्न हल करने के लिए दे दो, ये गलत हो गया। तो इसका राइट क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। इंग्लिश में देख लीजिए, ये देखिए सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एबिलिटी बच्चों के अंदर लानी है, तो आप क्या करोगे कि सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बाय रिप्रेजेंटिंग मैथमेटिकल सिचुएशंस, मैथमेटिक्स के ऐसे सिचुएशंस आप क्रिएट करोगे कि बच्चा खुद से सॉल्व करे। प्रॉब्लम्स थ्रू पिक्चर्स, पिक्चर्स के थ्रू बच्चा प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। सिंबल्स के थ्रू बच्चा जो है सॉल्व कर देगा। एंड ड्राइंग, और ये सबसे बेस्ट होता है बच्चे में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को बढ़ाने के लिए। सो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। और ये जो मैंने बताया था फॉर्मल एल्गोरिदम्स को जब भी एम्फोसाइज करने की बात आएगी, एम्फोसाइज करने की, तो वो हमेशा गलत होता है। और ये जो है कि आप क्या करो, मेंटल जो मैथ वर्क बुक नहीं आता है, छोटे बच्चों के लिए आता है, आप उसमें से कराओ, बिल्कुल भी नहीं। पहले आपको सबसे बेस्ट क्या करना है, सिचुएशंस क्रिएट कीजिए और बच्चे को पिक्चर्स, सिम्बल्स एंड ड्राइंग, ये सबसे बेस्ट मेथड होता है, इससे बच्चा सीख जाएगा। सो ये राइट है। देखिए ये है 53 नंबर का क्वेश्चन कि इसमें से कौन से जो है निम्न में से कौन सी संकल्पनाओं को, ये जो कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं ऐसे देखिए, कॉन्सेप्ट को आप डाइंस ब्लॉक के द्वारा जो है पढ़ा सकते हैं। डाइंस ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कि डाइंस ब्लॉक से क्वेश्चंस आना एकदम कंफर्म है। और मैं आपको इसको ट्रिक बताती हूँ। देखो याद रखना, ये जो वर्ड मास है DMAS, इसमें से क्या करो, ये BO हटा दो, क्या बचा, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। ये आप जो है डाइंस ब्लॉक के उपयोग के द्वारा पढ़ा सकते हो। एंड एक याद रखना, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू को भी याद रखो। तो ये सारी चीज़ें जहां पर भी आएंगी तो आप क्या कर सकते हो, डाइंस ब्लॉक के उपयोग के द्वारा इन सारी चीज़ों को आप पढ़ा सकते हो। तो चलिए देखते हैं इसमें से क्या पढ़ा सकते हैं। योग, स्थानीय मान, व्यवकलन। योग का मतलब एडिशन, प्लेस वैल्यू एंड सब्सट्रैक्शन। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट है, क्योंकि नीचे देखिए यहाँ पर भिन्न लिखा है, यहाँ पर आयतन लिखा है और यहाँ पर भिन्न और आकृतियाँ लिखा है, जो कि गलत है। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, एडिशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन। ये देखिए, इसको, इस ट्रिक को ध्यान में रखो और एक रखो प्लेस वैल्यू को, आराम से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 54। अब ये 54 में है कि राजलक्ष्मी जो है वो कंचों का खेल खेल रही थी, जो कंचे नहीं होते हैं उसका खेल खेल रही थी। वह खेल में 6 कंचे जो है हार जाती है 6 कंचे, और अब उसके पास जो है 8 कंचे बचे हैं। तो उसने कितने कंचों के साथ खेल शुरू किया है, ये आप जो है किस टाइप का क्वेश्चंस बच्चों को सिखा रहे हो कि जब वो कंचे खेल रही है उसके पास कितने बच गए। वह खेल में 6 कंचे जो है हार गई और उसके पास 8 कंचे बचे हैं। 6 हार गई है, 8 बचे हैं, तो इस कंचों के साथ खेल शुरू किया था उसने कितने कंचों, मतलब उसके पास कितने स्टार्टिंग में कंचे थे। तो ये कैसी स्थिति है, आप इससे बच्चों के अंदर क्या चीज़ डेवलप करना चाह रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, क्या ये योग पर है, माइनस पे, ये आप बच्चों को इसके द्वारा एडिशंस के क्वेश्चन सिखा रहे हो, या फिर माइनस के, या फिर डिवीजन के, या फिर ये क्या है, एक देखिए संदर्भात्मक मतलब कॉन्सेप्ट वाला प्रश्न नहीं है। तो ये तो गलत हो गया। अब आप खुद सोचिए ना कि जब वो 6 कंचे हार गई और उसके पास 8 कंचे बचे हैं, तो टोटल उसके पास कितने कंचे हो गए। इसके लिए क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो आप इसी खेल खेल में बच्चों को क्या सिखा रहे हो, एडिशन करना सिखा रहे हो। योग पर ये एक संदर्भात्मक प्रश्न है और हमको ऐसे ही खेल खेल में बच्चों को मैथ को सिखाना है। समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। अब ये देखिए 55 में है कि गणितीय पहेलियों का उद्देश्य किस चीज को बढ़ावा देना है। आपने देखा होगा ना, मैथ्स में बहुत सारे पजल्स वगैरह होते हैं, वो किस लिए आप कराते हो, यही क्वेश्चन पूछा है। तो चलिए देखते हैं। ड्रिल एवं अभ्यास की बच्चा जो है प्रैक्टिस करता रहे। एक तो ये ड्रिल एवं अभ्यास ज़्यादातर सही नहीं होता है, तो इसको पहले ही काट देना, ठीक है। बी, गणित में रुचि। ऑफ कोर्स अगर आप पजल वगैरह कराते हो तो बच्चा बहुत इंटरेस्ट लेता है, क्योंकि वहाँ पर उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसकी जो है एबिलिटी वो आती है, उसको इंटरेस्ट आता है, तो ये तो सही है। समस्या समाधान कौशल भी होता है। कलन विधि पर बल देना, ये कलन विधि जो है अभी मैंने आपको बताया था ना, इनफॉर्मल एल्गोरिदम, ये क्या है, ये वर्ड सही नहीं है, नेगेटिव वर्ड है, तो इस पे आपको नहीं जाना है। तो इसका क्या होगा 55 का देखिए,
ऑप्शन नंबर 3 बी एंड सी जो है इसमें सही है, और मैंने अभी आपको बताया बी क्या है, गणित में रुचि, एंड सी क्या है, समस्या समाधान कौशल। ये क्या करता है, गणित पजल्स का यही मेन उद्देश्य है कि बच्चा रुचि भी ले, इंटरेस्ट भी ले और ये एबिलिटी भी हो। कलन विधि पर बल देना और ये ड्रिल अभ्यास नेगेटिव वर्ड है, ये गलत हो गया। तो साथ में आप एक्सप्लेनेशन में आप देख रहे होगे ना कि कौन सी चीज़ें आप कैसे एलिमिनेट कर सकते हो, तो ये आपको दूसरे क्वेश्चंस में भी हेल्प करेगा, चाहे क्वेश्चन कुछ भी हो, लेकिन अगर ये चीज़ों पे बल देने की बात होगी तो वो गलत होगा। अब चलिए हमारा 56, ये देखिए 56 में है कि न्यूमैन के त्रुटि विश्लेषण के 5 नियम हैं, वे यादृच्छिक क्रम में दिए गए हैं। अब ये देखिए, एक बार मैं आपको इंग्लिश में इसको दिखा देती हूँ। ये आपको याद करना पड़ेगा, जो 5 रूल्स हैं न्यूमैन्स के एरर एनालिसिस के, तो इसको एक क्रम में लगाने के लिए पूछता है, जो कि आपको याद ही रखना पड़ेगा। तो चलिए मैं आप पहले इसको समझा देती हूँ कि किस किस क्रम में ये लगे हुए हैं। हमारा 56, तो न्यूमैन के जो त्रुटि विश्लेषण है ना, उसके 5 नियम कौन कौन से हैं, जो एरर एनालिसिस हैं, तो वे यादृच्छिक क्रम में इसमें से जो नीचे ऑप्शन दिया है कहाँ लगाना है। तो यहीं पर मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले क्या होता है। फर्स्ट ये है प्रश्न को पढ़ना, ये है इनका सबसे पहला। उसके बाद से दूसरा क्या है, पढ़ लो फिर समझ लो। खुद सोचो ना कि आप पहले क्या करते हो, प्रश्नों को पढ़ते हो, देन आप समझते हो, ऐसे ही हम करते हैं क्रम में। उसके बाद से क्या करते हैं कि इनको समझ लिया, अब क्या करोगे, समझने के बाद हम एक्स वाई में निरूपित करते हैं ना, एक्स वाई में, तो क्या करते हैं हम इनको गणितीय चिन्हों में रूपांतरण कर देते हैं। ये भी हो गया हमारा। उसके बाद से आप क्या करते हो कि गणितीय कार्य विधियों का निष्पादन करते हैं, देन सबसे लास्ट में आपका उत्तर आता है। तो ये तो कितना आसान है, देखिए 3 4 5 हो गया। सबसे पहले क्या किया आपने, प्रश्न को पढ़ लिया, उसके बाद से आपने प्रश्न को समझ लिया, उसके बाद से आपने उसको सिंबल्स में जो है चेंज कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। देन आपने क्या किया है, ये जो 4 वाला देखिए, ये गणितीय कार्य विधियों का निष्पादन करना, मतलब उसके जो मेथड्स वगैरह होते हैं, जो भी तरीके से सॉल्व होता है, वो आपने पूरा कंप्लीट कर लिया। उसके बाद से आपका उत्तर आ गया। तो ये तो बहुत आसान है। न्यूमैन के जो आपको एरर फाइंड करना है ना, एरर एनालिसिस, ऐसे ही तो हम करते हैं एरर एनालिसिस की, सबसे पहले पढ़ो, समझो, सब कुछ कर लो, उसके बाद से हमारा उत्तर। तो ये कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2। समझ गए होंगे। और ये जो मैंने आपको ऐसे समझाया है, तो ऐसे में आपको इसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आपको इंग्लिश में ये 2 ऑप्शंस बता देती हूँ। ये जो इंटरप्रिटिंग द आंसर एंड परफॉर्मिंग मैथमेटिकल प्रोसीजर्स पूरा परफॉर्म करना है, और लास्ट में आपको क्या करना है, इंटरप्रिट करना है, आंसर को उत्तर देना है। सबसे लास्ट यही होता है, इंटरप्रिटिंग द आंसर। अब ये हमारा 57। अब ये देखिए कितना, ये भी लेंथी क्वेश्चंस हैं, बट ये इजी है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चंस में ही आप देख लो, यहाँ पर ओपन एंडेड क्वेश्चंस की बात हो रही है, और ओपन एंडेड को मैंने इतने अच्छे से आप सभी को समझाया है। आपको बताना है कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस का इसमें से एग्जाम्पल कौन सा है। ओपन एंडेड का मतलब जो बच्चे का दिमाग खोल दे, जो बच्चे को सोचने पे मजबूर करे, जिसमें बच्चे को याद ना करना पड़े, केवल जो है सेंट्रलाइज्ड ना हो, कई परसेप्शन में सोचना पड़े, मतलब क्रिएटिव बच्चों को आपको बनाना है। तो पहला देखिए कि 136 और 142 के बीच 5 पूर्ण संख्याओं को सूचीबद्ध करो। तो वो तो बच्चा आराम से निकाल लेगा, पूर्ण संख्या है उसको पता ही होगी, और 5 ही निकालनी है, यहाँ तो सोचना भी नहीं पड़ेगा, तो ये नहीं है। दूसरा देखिए, 2 संख्याओं का योग 35 है, यदि संख्याओं में से एक संख्या 16 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ये तो आराम से निकाल सकते हैं ना, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इज इक्वल टू, हम ऐसे करके निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या बच्चों को सोचना पड़ा, ये भी नहीं है। तीसरा देखिए कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 3 संबंध है, यहाँ पर देखिए 3:5 में है। आयत का परिणाम 65 सेंटीमीटर है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होगी। तो आयत की लंबाई चौड़ाई का जो रूल है, उससे आराम से इसको कर सकता है। तो क्या यहाँ पर होगा ओपन एंडेड, ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर उसने लगाया, फॉर्मूला लगाया, जैसे उसने फॉर्मूला लिखा आयत का, तुरंत इसका आंसर आ जाएगा, सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। अब ये देखिए 57 का, 4 संख्याओं को, 4 संख्याएं, ठीक है, इसको सूचीबद्ध कीजिए जो 7 दहाइयों एवं 8 इकाइयों द्वारा निर्मित संख्या से बड़ी हैं। एंड दिस इज राइट, क्योंकि यहाँ पर आपने कोई क्लू नहीं दिया है, कोई एग्जाम्पल नहीं दिया है। यहाँ बच्चा सोचने पे मजबूर होगा कि आखिर में वो 4 संख्याएं कौन सी हैं जो 7 दहाई, इकाई दहाई, ये होता है ना दहाई, 7 दहाइयों एवं 8 इकाइयों, 7 दहाई वाले और 8 इकाइयों द्वारा निर्मित संख्या से बड़ी हों। तो ये बच्चे को बहुत सोचना पड़ेगा, क्रिटिकल थिंकिंग लगानी ही पड़ेगी। सो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 4 इज राइट, क्योंकि ये क्वेश्चंस का लेवल आप देखिए
बच्चे को लिस्ट करना पड़ेगा 4 नंबर्स विच इज आर ग्रेटर देन, जो क्या बड़ी हो, द नंबर ऑफ फॉर्म्ड बाई 7 10s एंड 8 1s, जो 8 ये इससे क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो ऐसा बच्चे को खुद से सोचना पड़ेगा कि आखिर में कौन कौन से 4 नंबर्स बन सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं ओपन एंडेड। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। अब चलिए हम करते हैं 58। अब ये 58 में देखिए कि निम्न में से कौन सा योगात्मक आकलन में सम्मिलित किया जा सकता है। अगर आपने मेरी क्लास नहीं देखी असेसमेंट की, देख लीजिएगा। मैंने बताया है कि सम्मेटिव असेसमेंट का मतलब होता है कि आप हाफ ईयरली या फिर जो ईयरली एग्जाम्स होते हैं उसी में क्या करते हो, बच्चों का आकलन करते हो। बट एक रचनात्मक आकलन आता है जिसे हम बोलते हैं FA। ये जो है आप कभी भी कर सकते हो, इसके लिए कोई आपके पास ऐसा टाइम बाउंडेशन नहीं है और ये बेस्ट होता है। इसमें आप बच्चों को आराम से अच्छे से सिखा सकते हो। तो योगात्मक आकलन में सम्मिलित किया जा सकता है क्या, ये जो क्षेत्र भ्रमण। अब आप समझ गए होंगे ना, ये योगात्मक आकलन का मतलब ईयरली होता है या फिर हाफ ईयरली जो एग्जाम्स के असेसमेंट करते हैं। अब ये फील्ड विजिट तो आप कभी भी करा सकते हो, ये तो रचनात्मक का पार्ट है। सहपाठी भी आकलन आप कभी भी करा सकते हो, मैंने अभी आपको बताया ना, FA रचनात्मक आकलन ये इसका पार्ट है। सत्र के अंत में परीक्षा, मैंने अभी आपको बताया था योगात्मक आकलन जो है हाफ ईयरली या फिर ईयरली होता है, मतलब 6 महीने बाद या फिर आप 1 साल के बाद करो। तो यही है ऑप्शन नंबर 3। अब ये है एनेक्डोटल रिकॉर्ड, ये भी नहीं है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है कि आप बच्चे का कोई स्पेसिफिक बिहेवियर को नोट करके लिख रहे हो। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। देखिए ये है हमारा 59 नंबर का क्वेश्चन। अब 59 में क्या लिखा है कि जब 45 को 5 से गुणा करने को, यहाँ पर देखिए लिखा है 45 को 5 से गुणा करने को टीचर ने कहा कि तुम 45 में 5 से मल्टीप्लाई करो और आंसर मुझे बताओ। तो बच्चे ने क्या किया, एक छात्र ने 45 को 5 बार जो है इसको जमा कर दिया। जमा का मतलब ऐसे 5 बार लिख दिया, 5 बार ऐड कर दिया। अब आप खुद सोचिए कि 5 बार आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, 5 बार आप अगर 45 को 5 बार जोड़ दे रहे हो तो आंसर तो सेम आएगा। तो आखिर में ये बच्चा जो है उसने जो किया है उसको क्या दर्शाता है, सबसे उपयुक्त आंसर आप बताओ। आप पहली बात ये सोचिए कि अगर कोई बच्चा जो है 45 को 5 से मल्टीप्लिकेशन करने के बजाय वो 45 को 5 बार जो है ऐसे ऐड कर रहा है, क्योंकि कुछ बच्चे जो होते हैं बहुत क्रिएटिव होते हैं, वो एक क्वेश्चन का आंसर कई तरीके से निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब बच्चे के पास जो है वो एडिशन का ज्ञान था और उसने इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लिकेशंस में विस्तारित कर दिया। उसके अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो आराम से ऐड के थ्रू जो है, एडिशन के थ्रू भी अपना आंसर मल्टीप्लिकेशंस में कन्वर्ट कर सकता है। और यही जो है बच्चे की ये एबिलिटी को दर्शाता है कि बच्चा क्या है, बहुत क्रिएटिव है। ये इसकी रचनात्मकता को दर्शाता है। यहाँ पर देख लीजिए, ये इसका राइट आंसर होगा कि स्ट्रेटेजी यूज्ड बाय स्टूडेंट रिफ्लेक्ट्स हर क्रिएटिविटी एज सी इज एबल टू एक्सटेंड द नॉलेज ऑफ एडिशन इन मल्टीप्लिकेशन। जो उसका एडिशन का नॉलेज है वो उसको मल्टीप्लिकेशन में क्या कर सकती है, एक्सटेंड कर सकती है। ये इसकी क्रिएटिविटी को रिफ्लेक्ट करता है। आप समझ गए होंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ये देखिए छात्र ने जो ये स्ट्रैटेजी अपनाई है ये इसकी क्रिएटिविटी को शो करता है कि वह क्या करती है कि वो एक्सटेंड कर सकती है अपने एडिशंस, जो योग का ज्ञान है उसको गुणन में उसके अंदर इतनी क्षमता है कि वो इसको विस्तारित कर सकती है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। और ऐसे बच्चे बहुत क्रिएटिव होते हैं कि आप एक क्वेश्चन पूछो वो उसको कई तरीके से सॉल्व कर दें। और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। और आज के क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे लगे इसलिए क्योंकि इसमें आपको सोचना पड़ेगा, अपनी खुद की क्रिटिकल थिंकिंग लगानी होगी। ये देखिए, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क गणित शिक्षण पर आधार पत्र के अनुसार आकलन की अपरिष्कृत विधियां गणित को यांत्रिक गणनाओं के रूप में देखने के दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है। निम्न में से इसमें से कौन सा इस कथन के अर्थ की व्याख्या करता है। अब आपको पता है ऑनलाइन एग्जाम में क्या किया है कि जो क्वेश्चंस है ना उसके लैंग्वेज को इतना टफ कर दिया है कि इंसान, आप सब जो है सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इसमें पूछ क्या रहा है। और मैंने हमेशा बताया है कि जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस में डाउट लगे तो एक बार क्या करना, इंग्लिश वाला भी जरूर पढ़ना। और इंग्लिश वाले तो इंग्लिश से ही कर सकते हैं। द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 पोजीशन पेपर ऑन टीचिंग मैथमेटिक्स स्टेट्स, पोजीशन पेपर ऑन टीचिंग मैथमेटिक्स स्टेट्स क्रूड मेथड्स ऑफ असेसमेंट एनकरेज परसेप्शन ऑफ मैथमेटिक्स एज मैकेनिकल कंप्यूटेशंस। मतलब वो क्या करेगा, असेसमेंट एनकरेज करेगा परसेप्शंस पे कि बच्चा जो है कई परसेप्शन उसके आए एक क्वेश्चन के, केवल एक आंसर तक वो सीमित ना रहे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएटली एक्सप्लेन्स द मीनिंग ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। अब आप समझ गए होंगे इसमें क्या पूछ रहा है। इसका मतलब जो है आप ये बस यही पूछ रहा है कि जो बच्चा है उसकी
अगर आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस देना है तो आप उसकी आकलन कर सको, बच्चा उसके कई जो है समाधान खुद से निकाल सके। इससे क्या होगा, उसके सारे कौशल जो हैं वो भी एक निखर के बाहर आएंगे। यही सिंपल सा पूछा है कि 2005 के गणित शिक्षण पर आधार पत्र के अनुसार, जो आधार पत्र होता है उसके अनुसार आकलन की अपरिष्कृत विधियां जो गणित को क्या करती हैं, यांत्रिक गणनाओं के रूप में देखने के दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है। तो ये जो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि गणित में आकलन की जो प्रकृति ने गणित को केवल समस्या समाधान हेतु कार्यविधि और अभिकलनीय कौशल को समाविष्ट करने के रूप में प्रस्तुत किया है, और ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग राइट है, ये इसकी सही व्याख्या करता है। इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना। इंग्लिश का भी आंसर बता देती हूँ। द नेचर ऑफ असेसमेंट इन मैथमेटिक्स, मतलब जो मैथमेटिक्स का जो असेसमेंट करने का जो नेचर है, हैज़ लेड टू मैथमेटिक्स बिगिन रेफर टू एज कंप्राइजिंग ऑफ ओनली प्रोसीजर्स एंड कंप्यूटेशन स्किल्स रिक्वायर्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम को अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको कंप्राइज करना होगा प्रोसीजर्स एंड आपके अंदर क्या करेगा वो कंप्यूटेशनल स्किल्स, मतलब बच्चे के अंदर ये चीज़ हमको डालनी होगी कि बच्चा जो है आराम से इसको कर सके, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व। समझ गए होंगे आप। तो 60 का ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। तो ये थी आज की क्लास, और क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, आपके एक लाइक से बस मोटिवेशन मिलता है कि आज की जो मेहनत है वो सफल हुई, क्योंकि आपके वो काम आ गई बस। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सो दैट आपको कोई भी क्लास हो उसका इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।